वेलकम बैक। मेयरहोल्ड के लेक्चर सीरीज 3 में आपका स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर में हमने वसेवलोड मेयरहोल्ड के जीवन के बारे में, उनकी जीवन यात्रा के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना, उनके रंगमंचीय यात्रा को भी जानने समझने का प्रयास किया साथ साथ में। और इस व्याख्यान में हम उनके रचनात्मक पहलुओं को जानने समझने का प्रयास करेंगे। उनके द्वारा प्रतिपादित जो अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को जो उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 30-35 साल, 30-33 साल, 35 नहीं 33 साल जो उन्होंने छिटपुट इधर उधर जो लेखन कार्य किया है, उस लेखन कार्य के माध्यम से, उस लेखन कार्य के आधार पर हम उनके रचनात्मक कार्यों को समझने का प्रयास आगे के व्याख्यान माला में करेंगे। ये क्रमशः आज से जो व्याख्यान माला शुरू हुआ है, शायद 1-2 व्याख्यान माला और चलेगी, तो उसमें हम उनके रचनात्मक कार्यों को समझने का प्रयास करेंगे, उनके अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। उसका आधार होगा उन्होंने जो 33 साल तक अपने जीवन काल में लेखन किया है छिटपुट, उसके आधार पर। तो मेयरहोल्ड ने 1906 में 1906 में लिखना आरंभ किया। जब वो, जैसा कि हम सब जानते हैं, वो उनका पहला लेखन था 1906 में, और उनका जो आखिरी स्पीच था जो हमें मिलती है वो है 1939 का। ये उनका आखिरी स्पीच था उनके गिरफ्तार करने के 1 महीने पहले का। तो ये एक संयोग है कि 1906 में जब पहली बार मेयरहोल्ड लिखना आरंभ किया, तो वो अपने पुराने बॉस, अपने पुराने गुरु स्टैनिस्लावस्की के द्वारा जो रियलिज्म, नेचुरलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने लिखना शुरू किया था। वो बतौर मॉस्को आर्ट थिएटर का, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1898 से लेकर के 1902 तक मॉस्को आर्ट थिएटर में मेयरहोल्ड बतौर अभिनेता काम करते रहे थे। तो उस अभिनेता होने का जो अनुभव था उनका, उस अनुभव को उन्होंने 1906 में लिखना आरंभ किया। 1906 में लिखना आरंभ किया स्टानिस्लावस्की के उस नेचुरलिस्टिक, रियलिस्टिक थिएटर के अगेंस्ट में। और संयोग देखिए कि उनका आखिरी स्पीच जब होता है, तब भी वो स्टैनिस्लावस्की के ओपेरा में बतौर निर्देशक काम कर रहे थे। इसके बारे में हम जानेंगे। जब 1898 में से लेकर के 1902 तक उन्होंने काम किया, फिर उन्होंने मॉस्को आर्ट थिएटर को मेयरहोल्ड ने छोड़ दिया। फिर 1906 में एक स्टूडियो 1 बनाते हैं स्टैनिस्लावस्की, और मेयरहोल्ड को आमंत्रित करते हैं बतौर निर्देशक, आओ और कोई सिंबॉलिक प्ले, सिंबॉलिज्म में एक नाटक करने के लिए, उन्हें नाटक करने के लिए आमंत्रित करते हैं। लेकिन वो स्टूडियो बहुत दिनों तक चल नहीं पाती है। 1906 में जो सामाजिक स्थितियां थी, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, जो उठापटक था रूस में, उसकी वजह से आर्थिक दबाव के कारण उस स्टूडियो को, स्टैनिस्लावस्की को बंद कर देना पड़ा था 1906 में। उसके बाद हम सब जानते हैं कि जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिनों को 1936-37 तक मेयरहोल्ड ने जिया, और फिर 38 में
जब मेयर होल्ट के थिएटर, जब 34 से ही मेयर होल्ट के ऊपर आरोप लगना शुरू हुआ और 38 आते आते 1938 1938 आते आते मेयर होल्ट के थिएटर्स को बंद कर दिया गया। उनको जितने भी तरह के आर्थिक सहायता दिए जाते थे वो सारी सहायता बंद कर दी गई। तब फिर से स्टेनिस्लावस्की लाख विरोध के बावजूद, हालांकि वो 1930 से ही चाहते थे, 1930 से ही चाहते थे कि मेयर होल्ट पुनः स्टेनिस्लावस्की के मॉस्को आर्ट थिएटर में आ जाएं, लेकिन वो और भी दबाव के कारण उन्हें 1930 से नहीं बुला पाए। लेकिन 1938 में जब वो अपना एक स्वतंत्र स्टेनिस्लावस्की ओपेरा थिएटर की स्थापना करते हैं, तो उस ओपेरा थिएटर में वहां भी दबाव होने के बावजूद भी उन्होंने 1938 में मेयर होल्ट को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया और जल्द ही मेयर होल्ट ने काम करना स्वीकार कर लिया और जल्द ही स्टेनिस्लावस्की का अवसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, वो दुनिया छोड़ कर के चले गए। लेकिन जाते जाते वो एक बात अपने थिएटर मैनेजर से कह गए थे कि मेयर होल्ट ही मेरा वास्तविक उत्तराधिकारी हो सकता है, इसका ध्यान रखना। और 1938 में ही मेयर होल्ट को स्टेनिस्लावस्की ओपेरा थिएटर का जो ओपेरा थिएटर में निर्देशक घोषित कर दिया गया, मुख्य निर्देशक बना दिया गया। और वहां काम करते हुए ही लेनिनग्राड में जब वो भाषण देने जाते हैं एक सम्मेलन में, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। वो तब बतौर मुख्य निर्देशक स्टेनिस्लावस्की के ओपेरा थिएटर में काम कर रहे थे। तो उनका जो पहला लेखन कार्य और आखिरी लेखन कार्य था वो स्टेनिस्लावस्की के साथ ही जुड़ा हुआ था। यह एक अपने आप में महज संयोग नहीं है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। और ये स्टेनिस्लावस्की और मेयर होल्ट के बीच के आपसी संबंधों को भी बहुत रेखांकित करता हुआ एक बिंब है। कई बार लोगों को लगता है कि स्टेनिस्लावस्की और मेयर होल्ट एक दूसरे के ठीक विपरीत खड़े थे। हाँ, वो वैचारिक रूप से विपरीत खड़े थे, लेकिन एक दूसरे का जो सम्मान और एक दूसरे का जो श्रेय देने का काम है, एक दूसरे पर जो विश्वास की बात है, वो कभी उन दोनों ने नहीं खोया। वो वैचारिक मतभेद कभी भी मनभेद में बदल नहीं पाया था। खैर, तो हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो जो मेयर होल्ट ने जो क्या कहें उसको, अपने अवधारणा, अपने सिद्धांत को, जो मेयर होल्ट के जो सिद्धांत सामने आए हैं, ऐसा नहीं कि स्टेनिस्लावस्की ने जैसे अपने सिद्धांत के लिए, मेथड एक्टिंग के लिए एक किताब लिखी, उन्होंने पुस्तक लिख करके उसको सामने लाया। माइकल चेखव को भी अगर देखें तो उन्होंने जो साइकोलॉजिकल रियलिज्म, उनके जो अभिनय के सिद्धांत हैं, उसके लिए उन्होंने भी पुस्तक लिखी। लेकिन मेयर होल्ट ने कोई एक पुस्तक आकार देकर के अपने सिद्धांत को नहीं रचा है। दरअसल वो एक निर्देशक के रूप में काम करते थे और वे अपने विचारों को शायद ही कभी कागज पर उतारना पसंद करते थे या कागज पर उतार पाते थे। वर्षों बाद वे अपने छात्रों को डॉक्यूमेंट करने की अनुमति देना शुरू किया कि हाँ, डॉक्यूमेंट किया जा सकता है चीजों को। थोड़ा बहुत वो डॉक्यूमेंटेशन आपको याद होगा कि उनके अपने ग्रुप के पत्रिकाएं जो निकलती थी उसमें से मिलती है। तो इस प्रकार से अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेयर होल्ट के जो सिद्धांत हैं वो हमें सीधा सीधा मेयर होल्ट की तरफ से न मिलती है कि एक पुस्तक के रूप में उन्होंने काट छांट तराश करके हर सवाल का जवाब ढूंढ करके उसे कंपाइल करके एक पुस्तक रूप देकर के वो सामने नहीं आती है, बल्कि वो हमें अलग अलग माध्यमों से, अन्य माध्यमों से, आउटलेट्स, अलग अलग जगहों से हमें मिलती है। जैसे कहीं कोई व्याख्यान मिलता है, उसमें से कुछ बातें मिलती है, कोई आलेख है, उसमें से हम कुछ बातें, कोई जर्नल है, उसमें से कुछ बातें, कोई स्टेटमेंट कभी उन्होंने दिया है, उसमें से कुछ बातें, कहीं कोई स्पीच दी है, उसमें से कुछ बातें। इस तरह से हम अलग अलग जगह से सोर्स
अलग अलग स्रोत से हम समझ पाते हैं, उनके सिद्धांतों को जान पाते हैं। अतः ये कोई एक निश्चित प्रारूप या स्वरूप उनके सिद्धांतिक वक्तव्य का अंतिम स्वरूप या वक्तव्य के रूप में स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने अभिव्यक्त नहीं किया है, क्योंकि वो कोई एक स्वरूप में तो बंध ही नहीं पाया था। अब स्टेनिस्लावस्की अभिनेता की तैयारी, जो एन एक्टर प्रिपेयर्स, जो उनकी बुक है, उसमें वो आप देखेंगे कि वो फिक्शनल कथा करते हैं, क्लासरूम करते हैं, उसमें स्टूडेंट बनाते हैं, टीचर बनाते हैं, स्टूडेंट का समूह बनाते हैं, और उस स्टूडेंट के समूह के बीच समस्याएं होती है और उस समस्याओं का समाधान किया जाता है और उसका अनुभव किया जाता है। इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत को गढ़ा है। अब ठीक उसी तरह से मेयर होल्ड के सिद्धांत को तो हम नहीं समझ सकते हैं। मेयर होल्ड का सिद्धांत उस तरह से हमारे सामने तो नहीं है, उस तरह से उनको समग्र रूप में देखा नहीं जा सकता है। इस बात को बहुत दिमाग में रखने की जरूरत है मेयर होल्ड को पढ़ते वक्त, कि हर चीज कड़ी से कड़ी मिली हुई, तारतम्यता के बैठाई हुई, एकदम से श्रृंखलाबद्ध हो, ये थोड़ा मुश्किल है मेयर होल्ड को पढ़ते हुए, क्योंकि हम जान रहे हैं कि उन्होंने कोई एक पुस्तक नहीं लिखी, बल्कि हम जो बात कर रहे हैं वो अलग अलग जगह से आउटसोर्सिंग, हम अलग अलग जगह से उन चीज़ों को लेकर के, उन स्रोतों को लेकर के, उसके साथ तालमेल बिठा करके उसको एक स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर होल्ड के सैद्धांतिक कार्य का जो टोन है, जो स्वर है उनका, जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है, उनमें से कई कुछ आर्टिकल के रूप में है। अब जैसे कोई एक अखबार का कॉलम लिखने वाला है, कॉलमिस्ट है, तो वो कॉलम लिखता है, तो वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी अपने पॉइंट को बनाता है, बजाय पुस्तक लिखने वाले के अपेक्षा वो जल्दी जल्दी अपने पॉइंट को बनाता है और फीडबैक की भी तुरंत ही वो उम्मीद करने लगता है। तो इस तरह से लेखन किया गया है मेयर होल्ड के चीजों को। ऐसा नहीं है कि उनके पुस्तक के रूप में कोई एक निश्चित शैली विकसित की गई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर, अब हम लोग सिलसिलेवार से थोड़ा समझने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या क्या लिखा और उनके लेखन में क्या महत्वपूर्ण है जिसे हमें जानना समझना चाहिए। तो 1906 में मेयर होल्ड ने लिखा द नेचुरलिस्टिक थिएटर एंड द थिएटर ऑफ मूड, इस नाम से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। द नेचुरलिस्टिक थिएटर एंड द थिएटर ऑफ मूड, इसी नाम से उनका आलेख था 1906 में, जिसमें मेयर होल्ड अपने शिक्षक स्टेनिस्लावस्की की आलोचना करते हैं। उनके द्वारा जो नेचुरलिज्म शैली में काम हो रहा था, उस वजह से नेचुरलिज्म को स्थापित करने का, मंच पर जो बिल्कुल स्थापित करने का जो काम कर रहे थे स्टेनिस्लावस्की डिटेल्ड वर्क में, तो इसलिए यहां ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि वो स्टेनिस्लावस्की का विरोध नहीं कर रहे थे। वास्तव में उस समय स्टेनिस्लावस्की नेचुरलिस्टिक थिएटर का, रियलिस्टिक थिएटर का अगुवा थे। वही वो व्यक्ति थे जो लीड कर रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जो नेचुरलिस्टिक थिएटर का विरोध करना होगा, तो उस थिएटर के विरोध करने में उसके अगुवा का, उसके नेता का, उसके लीडर का तो विरोध होगा ही होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। तो उन्होंने जो विरोध किया वो नेचुरलिस्टिक थिएटर का जो प्रारूप है उसका विरोध किया उन्होंने। जिस तरीके से स्टेनिस्लावस्की काम करते थे नेचुरल मंच पर नेचुरलिज्म को अवतरित करने के लिए, उसके ऊपर उनका विरोध होता था। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मेयर होल्ड बिल्कुल ही नेचुरलिज्म से, रियलिज्म से असहमत थे, 100% असहमत थे, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन वो उसे नापसंद करते थे। क्यों नापसंद करते थे?
देखिए, उस पर तो हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे कि नापसंद क्यों करते थे, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि मेयरहोल्ड अपने जीवन में, अपने लेखकीय जीवन को, अपने लेखकीय जीवन का जो आरंभ किया वो एक ऐसी शैली के विरोध में शुरू किया जो उस समय रंगमंच का पर्याय बन चुका। रंगमंच मतलब रियलिस्टिक थिएटर ऐसा हो गया था, इस तरह से छा गए उस प्रमुख और छाए हुए रंगमंच का विरोध करने से उन्होंने अपने लेखकीय जीवन का आरंभ किया। मेयरहोल्ड ने वो 7 ऐसी चीजों को चिन्हित करते हैं जिसके आधार पर वो कहते हैं कि मुझे नेचुरलिस्टिक थिएटर पसंद नहीं है। वो 7 ऐसे बिंदुओं को सामने रखते हैं जिसके आधार पर वो कहते हैं कि नेचुरलिस्टिक थिएटर का विरोध क्यों वो करते हैं। तो आइए हम उन 7 बिंदुओं को जानने समझने की कोशिश करें। सबसे पहला बिंदु है नेचुरलिज्म या रियलिज्म या यथार्थवाद या प्रकृतवाद जिसे हम कहते हैं। इसमें घिसे पिटे डिटेल ब्यौरा इसी पर बल दिया जाता है। नेचुरलिज्म या रियलिज्म में, यथार्थवाद में या प्रकृतवाद में घिसे पिटे ब्यौरे पर बल दिया जाता है, जिसे मेयरहोल्ड बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब वो डिटेल्ड ब्यौरा हम आगे थोड़ा सा काम करेंगे तो और समझ में आएगा कि डिटेल्ड ब्यौरा से क्या मतलब है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए फिर हम समझेंगे इस बात को। दूसरा जो वो कहते हैं, इस रंगमंच में दर्शक की कल्पनाशीलता के लिए कोई स्थान रहता ही नहीं छोड़ा जाता। अब इसको अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, आषाढ़ का एक दिन का उदाहरण लेते हुए डिटेल्ड ब्यौरा का क्या मतलब है, उसके अंक 1 को थोड़ा सा पढ़ता हूं। पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण तक चलता रहता है, फिर धीरे धीरे धीमे पर पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण सा प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की है, परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक के चिन्ह बनाए गए हैं। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं ना कि ये जो घिसा पीटा डिटेल है, ये जो ब्यौरा है उसके घर के बारे में, उसके बारे में, इसे मेयरहोल्ड पसंद नहीं करते थे। और इस डिटेल से क्या होता है कि सब कुछ, अब वहां एक स्वस्तिक बना हुआ है, एक शंख बना हुआ, एक कमल बना हुआ, इतनी डिटेलिंग से उसको मंच के ऊपर अवतरित किया जाएगा तो दर्शक के लिए जो कल्पनाशीलता के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। किसी भी तरह की कल्पनाशीलता के लिए कोई स्थान ही नहीं छोड़ा जाता। ये जो यथार्थवादी रंगमंच होता है, हर चीज जो होना है उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा पॉइंट जो वो कहते हैं, जिसकी वजह से वो नापसंद करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हुए पहला, दूसरा से फिर तीसरे पर आते हैं कि पहला तो यथार्थवाद, प्रकृतवाद में जो घिसे पिटे डिटेल जो ब्यौरे हैं, इस पर बल दिया जाता है, जिसको मेयरहोल्ड पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, इस रंगमंच में दर्शक की कल्पनाशीलता के लिए कोई स्थान नहीं रहता, कोई स्थान नहीं छोड़ा जाता है। तीसरा, इस रंगमंच के अभिनेता शारीरिक दक्षता के बजाय चेहरे के हाव भाव पर अधिक निर्भर होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन पर अधिक निर्भर होते हैं। पूरा शरीर से अभिनय नहीं होता है, सिर्फ चेहरे से अभिनय होता है, उसी पर ज्यादा निर्भर होते हैं। दुख होना है तो पूरा शरीर दुखी नहीं होगा, आंखों से आंसू, चेहरे से दिखाई देगा कि दुख हो गया है। इस तरह से इस पर ज्यादा निर्भर होते हैं। तो ये भी तीसरा जो बिंदु है कि रंगमंच का अभिनेता शारीरिक दक्षता के बजाय चेहरे के हाव भाव पर अधिक निर्भर होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन पर अधिक निर्भर होते हैं, इसे मेयरहोल्ड नहीं पसंद करते हैं। चौथा जो बिंदु है, इस रंगमंच का जो अंतिम परिणाम है वह अभिनेता
नाटककार के शब्दों का मात्र चित्रात्मक रूप प्रस्तुत करता है। जो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास सामने आता है प्रस्तुति में, वो यही कि अभिनेता के द्वारा या पूरे वातावरण के साथ सिर्फ नाटककार के शब्दों को चित्रात्मक रूप से इलस्ट्रेटेड वे में मंच के ऊपर प्रस्तुत किया जाता है और कुछ भी नहीं। ये इसका अंतिम परिणाम होता है। नाटक का जो स्वस्फूर्त रिदम या लय होता है, जो प्राकृतिक तौर पर उसका जो अपना लय है, वह लय जो है इन घिसी पिटी सूचनाओं में, इन्हीं बातों के नीचे कहीं दब जाता है। वो लय मिल नहीं पाता है। ये घिसी पिटी जो सूचनाएं हैं, बारिश बने कि बिजली चमकेगी और ये बनेंगे वो बनेंगे, ये जो डिटेल्ड व्यू है, इसी के नीचे वो दब करके रह जाता है। स्वाभाविक जो स्वस्फूर्त लय होने चाहिए नाटक के, वो सामने नहीं आ पाता। नाटक का संपूर्ण आकार जो है वो आलेख के विश्लेषण में ही, एनालाइजेशन में ही वो खो जाता है। नाटक जो संपूर्ण होना चाहिए, उसके बजाय अब मल्लिका कहाँ पैदा हुई होगी, उसके पिताजी क्या करते होंगे, उसके पिताजी के ये जो हम उसकी व्याख्या करना शुरू, उसकी जो विश्लेषण में चले जाते हैं, राउंड द टेबल जो एनालाइज करना शुरू कर लेते हैं हम लोग, तो इसी में नाटक का जो मूल स्वरूप होना चाहिए, उस स्वरूप कहीं ना कहीं खो जाता है, संपूर्ण आकार खो जाता है। यह छठा बिंदु था जिसकी वजह से वो मेयर होल्ड उसे पसंद नहीं करते हैं। और सातवां जो है, नेचुरलिस्टिक एम जो है नाटक का, नेचुरलिस्टिक थिएटर का जो एम है नाटक का, वो है जीवन की पुनः रचना मंच पर, मंच के ऊपर जीवन की पुनः रचना करना, यही नेचुरलिस्टिक थिएटर का एम है। रिप्रोड्यूसिंग of life on stage, reproducing of life on the stage, ये अपने आप में एक एब्सर्ड कॉन्सेप्ट है, या अपने आप में एक विसंगत असंगत बात है। जीवन की पुनः रचना मंच पर की जा सकती है, ये अपने आप में असंगत बात है। तो इन सातों बिंदु की वजह से मेयर होल्ड नेचुरलिस्टिक थिएटर को पसंद नहीं करते। एक बार फिर से हम इन सातों बिंदु को एक क्रम में सुन लेते हैं। यथार्थवाद, प्रकृतवाद में जो घिसे पिटे डिटेल या ब्यौरे हैं, इस पर बल दिया जाता है, जिसकी वजह से मेयर होल्ड इसे पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, इस रंगमंच में दर्शक की कल्पनाशीलता के लिए कोई स्थान नहीं रहता है, कोई स्थान नहीं छोड़ा जाता है। तीसरा, इस रंगमंच के अभिनेता शारीरिक दक्षता के बजाय चेहरे के हाव भाव पर अधिक निर्भर होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन पर इनका अधिक बल होता है। चौथा, इस रंगमंच का जो अंतिम परिणाम है वह अभिनेता के द्वारा नाटककार के शब्दों को मात्र चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत करना होता है। पांचवा, नाटक का जो स्वस्फूर्त रिदम या लय होता है, जो उसका प्राकृतिक लय है, वह इन घिसी पिटी सूचनाओं, इन बातों के नीचे कहीं दब जाता है। छठा, नाटक का संपूर्ण आकार जो वह है वह खो जाता है। किस लिए? आलेख के विश्लेषण के कारण, उसके विश्लेषण में ही कहीं खो जाता है नाटक का संपूर्ण आकार। सातवां, नेचुरलिस्टिक एम, जो नेचुरलिस्टिक नाटक का जो एम है, जो लक्ष्य है, वो है जीवन की पुनर्रचना मंच पर जीवन की पुनः रचना। ये रिप्रोड्यूसिंग लाइफ ऑन स्टेज, यह अपने आप में अबसर्ड है, असंगत धारणा है। तो ये 7 बिंदु हैं जिसकी वजह से मेयर होल्ड नापसंद करते हैं नेचुरलिस्टिक थिएटर। मेयर होल्ड को जो मुख्य दिक्कत नेचुरलिज्म से था, मुख्य दिक्कत जो नेचुरलिस्टिक थिएटर से था, वो ये कि वो प्रदर्शन करता का अभिनेता के
अभिव्यक्ति बोध को, उसके एक्सप्रेसिविटी को कम कर देता है। एक्टर के एक्सप्रेसिविटी को नेचुरलिस्टिक थिएटर कम कर देता है। ये मूल रूप से उनको दिक्कत था। कहते हैं वो कि अभिनेता के शरीर द्वारा किसी चरित्र को प्रस्तुत करने के बजाय नेचुरलिज्म में अभिनेता का मेकअप, कॉस्ट्यूम और आवाज, वॉइस के सहारे चरित्र में बदलने पर बल दिया जाता है। वो पूरा का पूरा शरीर से अभिनेता चरित्र में जाए, इसके बजाय उसके मेकअप, उसके कॉस्ट्यूम, उसके हाव भाव, उसके वॉइस, उसके आवाज के सहारे वो चरित्र में बदले, इस पर बल दिया जाता है। मेयरहोल्ड इसको री इनकारनेशन, पुनर्जन्म कहते हैं। और ये पुनर्जन्म कैसे? मामूली डिटेल, महत्वहीन जो ब्यौरा है उस पर ध्यान देते हुए ये पुनर्जन्म होता है। चरित्र के दैनिक जीवन के रोजनामे की छोटी छोटी बातों को पकड़कर प्रस्तुत किया जाता है इसमें। तो ये कौन सा पुनर्जन्म है? तो इस तरह की प्रस्तुति को मेयरहोल्ड बाद में मेथड मम्बलिंग कहने लगे। मेथड मम्बलिंग अर्थात बड़बड़ाने की जो प्रणाली है, अभिनय, बड़बड़ाने वाला अभिनय, बड़बड़ाने, अंतर्मुखी अभिनय, ये कहने लगे। वो कहते हैं कि इसके जो अभिनेता होते हैं ना, वो अंतर्मुखी अभिनय करते हैं, इंट्रोवर्ट एक्टिंग। ये अपने आप में इंट्रोवर्ट एक्टिंग स्टाइल है, जिसको बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। जो ये इंट्रोवर्ट एक्टिंग किस पर, वो किस पर निर्भर कर रहा है? अब वो साधारण सी, कैसे वो एक्टर उठता है, कैसे वो एक्टर बैठता है, कैसे खाता है, कैसे किसी बात को दांत खुजलाता है, कैसे वो कान खुजलाता है, इस छोटी छोटी साधारण सी बातों पर निर्भर करता है। और उसके साधारण आदतों पर निर्भर करता है, उसके चेहरे के हाव भाव। वो जब दुखी होता है तो उसके चेहरे पर कितनी शिकन आती है, कितना वो आंखों को मोड़ता है, रोने से पहले वो आंख बंद करता है कि खोलता है, इस तरह की, मतलब बिल्कुल ही साधारण आदत और चेहरे के हाव भाव और बोली और भाषा, इस पर आधारित है वो ये थिएटर मम्बलिंग। इन अति साधारण चरित्र को, अब ये जो अति साधारण चरित्र को जो कंसीव किया जाता है एक्टर के द्वारा, अब इस अति साधारण चरित्र को एक संजीदा, एक कॉम्प्लेक्स और एकदम डिटेल के साथ विस्तार पूर्वक निर्मित किया गया। एकदम से आषाढ़ का एक दिन में जो लकड़ी की दीवार होगी तो लकड़ी की दीवार, उसको नीचे से गोबर से पोता जाएगा तो गोबर से पोता जाएगा, इस तरह के। यहाँ पेड़ लगना है तो यहाँ पेड़ लगेगा, यहाँ झरोखा होना है तो यहाँ झरोखा होंगे। मतलब इस तरह के जो डिटेल्ड मंच वातावरण का निर्माण किया जाता है, उस डिटेल्ड मंच वातावरण के निर्माण के बीच साधारण जो चरित्र को कंसीव किया है एक्टर, उसको निर्देशक उस संजीदा और उस गंभीर वातावरण के बीच में फिट कर देता है, उसे वहां रख देता है, उसे वहां प्लेस कर देता है। वास्तव में ये जो वातावरण है, ये वातावरण नाटककार के वातावरण का दोहराव मात्र है। जो नाटककार ने लिख डाला है अपने नाटक में, उसका मात्र दोहराव मंच पर है, और कुछ नहीं है। ये वातावरण जो उसने लिखा है, जो सोचा है, उसका दोहराव मात्र ही है ये। तो मेयरहोल्ड कहते हैं कि प्रत्येक चीज को दिखाने की कोशिश, ये दिखाने का जो दबाव है, ये रंगमंच को नाटककार के शब्दों का जो इलस्ट्रेशन या चित्र रूप में जो रूपांतरित करना है, जैसे कि
वहां एक कुत्ता भौंक रहा है, ऐसा किसी चरित्र ने कहा, और बिना देर किए एक कुत्ता भौंकने का रिकॉर्डेड स्वर साउंड मंच के ऊपर प्रोड्यूस किया गया। तो क्यों ये सब? मेयर होल्ड पूछते हैं कि ये सब है तो थिएटर में थिएट्रिकलिटी कहां है? फिर अगर ये कलम है और इसे कलम ही की तरह प्रयोग किए तो ये थिएट्रिकल कहां हुआ मंच पर? मंच पर थिएट्रिकल तो तब होगा जब ये कलम एक छुरे के रूप में प्रयुक्त हो जाए, ये कलम एक सिगार के रूप में, तब तो इसमें थिएट्रिकलिटी आएगी। अगर हू बहू उसी डिटेल के साथ चल रहे हैं जो नाटककार ने लिखा, उसे हमने उसी तरह से प्रस्तुत किया, कुर्सी है, टेबल है, उसके ऊपर रोटी और सब्जी प्लेट में रखी है तो रोटी और सब्जी ला के रख रहे हैं, तो ये जो है, अगर ये है तो फिर थिएटर में थिएट्रिकलिटी कहां है? थिएट्रिकल क्या है? ये क्वेश्चन करते हैं मेयर होल्ड। और ये जो प्रत्येक वस्तु को प्रस्तुत करने की जिद है नेचुरलिस्टिक थिएटर में, ये बेकार की और नामुमकिन जिद है। क्यों आखिर रंगमंच की अपनी रंगमंचीयता थिएट्रिकलिटी को बदलने के लिए व्यर्थ में शक्ति का क्यों प्रयोग किया जा रहा है? ये जो रंगमंच की अपनी रंगमंचीयता है, अब मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि एक पहाड़ है और पहाड़ की चोटी की घटना है, तो मंच के ऊपर अब पहाड़ लाने की कोशिश की जाए, तो अब रंगमंच की अपनी 40 फीट 60 फीट, उसके ऊपर पहाड़ कैसे आ सकता है भला? और पहाड़ के साथ साथ समुंदर भी है, तो कैसे आएंगे? तो ये जो उसको लाने की कोशिश में जो हम थिएटर की थिएट्रिकलिटी को नष्ट करने में जो अपनी सारी ताकत लगा दे रहे हैं, इसके विरोध में बात करते हैं मेयर होल्ड। वो इसके विरोध में खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, हमारी सारी ताकत किसी और तरफ लगनी चाहिए, थिएट्रिकलिटी के लिए। थिएट्रिकल क्या है थिएटर में, उसके लिए लगनी चाहिए, बल्कि हम थिएट्रिकल को नाश करने में अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं। तो मेयर होल्ड का ये आर्ग्यू है, ये मांग करते हैं वो। मेयर होल्ड कहते हैं कि व्हाई डोंट सिंपली गिव अप द परस्यूट द वेरिसिमिल्यूट, मतलब कि हम सत्याभास का पीछा करना बंद क्यों नहीं कर देते हैं, हम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो अब वो कहते हैं कि रंगमंच में दर्शक का जो मूल अधिकार है वो क्या है? वह है उसकी कल्पनाशीलता। वो रंगमंच में दर्शक का मूल अधिकार। अगर इसको आप थोड़ा सा फिल्म के साथ कंपेयर करके मैं बताऊं तो समझ में आएगा कि फिल्म में एक दिखाया गया दृश्य है ऐसा कि आज रात पूनम की चांद है, तो कैमरा उस चांद की तरफ जाएगा और चांद को दिखाएगा, और उस पूनम की चांद की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा उठना है, तो वो धीरे धीरे कैमरा वहां से घूमता हुआ आकर के समुद्र के ऊपर उठते गिरते लहरों को दिखाए। तो इसको देखने में तो दर्शक देखेगा, चांद भी देखा, समुद्र के ज्वार भाटा को भी देखा, और पीछे से कहा जाएगा, कमेंट्री लगी होगी कि आज पूनम की चांद है और आज की रात समुद्र में ज्वार भाटा उठने। दर्शक की कल्पनाशीलता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये रिप्रोड्यूसिंग रिक्रिएशन जो है, यही रिक्रिएशन सिनेमा में भी नेचुरलिज्म से ही गया है, यथार्थवाद से गया है। उसी तरीके का जो फंडा है, जो सत्याभास के लिए हम इतना कोशिश कर रहे हैं, मंच के ऊपर बिल्कुल सब कुछ रख देने का जो कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो मूल अधिकार जो ऑडियंस का, दर्शक का है, कल्पनाशीलता जो उसके अपने मूल अधिकार है, उस अधिकार को तो हम छीन रहे होते हैं। तो इसके खिलाफ है मेयर होल्ड। कहते हैं कि इमेजिनेशन के लिए नेचुरलिज्म में कोई स्थान नहीं, वह छीन लेने का प्रयास करता है दर्शक से।
थिएटर में थिएट्रिकल क्या है, उनका सवाल है ये। इसका तात्पर्य यह है कि वह अपने काम के लिए ऐसी पद्धति चाहते थे, मेयर होल्ट एक ऐसी पद्धति की तलाश में थे वो अपने काम के लिए, जो सभी शैलियों के लिए समान रूप से काम। ये नहीं कि ये शास्त्रीय नाटक है भाई तो इसके लिए एक अलग शैली लाएंगे, ये यथार्थवादी नाटक है तो इसके लिए अलग शैली लाएंगे, ये संस्कृत नाटक है इसके लिए अलग शैली आएगी, ये यक्षगान में लिखा गया। इस तरह के सभी नाटकों के लिए एक जैसी शैली कौन सी हो सकती है, उस शैली की तलाश करना चाहते हैं। वो कहते हैं वो थिएट्रिकल है। थिएटर में वो स्टाइलाइजेशन की बात करते हैं, स्टाइलाइजेशन, जिसके बारे में कई बार भ्रम है कि जब एंटी नेचुरलिज्म, स्टाइलाइज, नेचुरल जो नहीं है वो स्टाइलाइज है, वो क्लियर कुछ उसके बारे में लोग नहीं कह पाते हैं। जब कुछ समझ में नहीं आए तो कह देते हैं स्टाइलाइज्ड है। ऐसा नहीं है। स्टाइलाइज क्या है, स्टाइलाइजेशन कैसे होगा, इसके ऊपर बजाबता मेयर होल्ट ने काम किया और मेयर होल्ट बताते हैं। तो हम तो इस स्टाइलाइजेशन पर कुछ बात करें, हम वो स्टाइलाइजेशन की बात करते हैं तो हम स्टाइलाइजेशन पर कुछ बात करते हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा प्रयोग के साथ समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि किसी भी नाटक के किसी एक रियलिस्टिक सीन को सोचते हुए उसको स्टाइलाइजेशन की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा समझने की बात करें। इसके लिए उदाहरण के लिए हम आषाढ़ का एक दिन का अंक 1 को उदाहरण के तौर पर, उसका एक छोटा सा टुकड़ा उदाहरण के तौर पर लेते हैं। तो लिखा है, पर्दा उठने से पूर्व हल्का हल्का मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द, जो पर्दा उठने के अनंतर भी कुछ क्षण चलता रहता है, फिर धीमे धीमे धीमा पड़कर विलीन हो जाता है। पर्दा धीरे धीरे उठता है। एक साधारण प्रकोष्ठ, दीवारें लकड़ी की हैं परंतु निचले भाग में चिकनी मिट्टी से पोती गई है। बीच बीच में गेरू से स्वस्तिक चिन्ह बने हैं। सामने का द्वार अंधेरी ड्योढ़ी में खुलता है। उसके दोनों ओर छोटे छोटे ताक हैं जिनमें मिट्टी के बुझे दिए रखे हैं। बाईं ओर का द्वार दूसरे प्रकोष्ठ में जाने के लिए है। द्वार खुला होने पर उस प्रकोष्ठ में बिछे तल्प का एक कोना दिखाई देता है। द्वारों के किवाड़ भी मिट्टी से पोते गए हैं और उन पर गेरू और हल्दी से कमल और शंख बनाए गए हैं। दाईं ओर बड़ा सा झरोखा है जहां से बीच बीच में बिजली कांपती दिखाई देती है। प्रकोष्ठ में एक और चूल्हा है। आसपास मिट्टी और कांसे के बर्तन सहेज कर रखे हैं। दूसरी ओर झरोखे से कुछ हटकर 3-4 बड़े बड़े कुंभ रखे हैं जिन पर कालिख और काई जमी है। उन्हें कुशा से ढककर ऊपर पत्थर रख दिया गया है। झरोखे से सटा एक लकड़ी का आसन है जिस पर बाघ छाल बिछा है। चूल्हे के निकट 2 चौकियां हैं। उन्हीं में से एक पर बैठी अंबिका छाछ में धान फटक रही है। एक बार झरोखे की ओर देखकर वह लंबी सांस लेती है और फिर व्यस्त हो जाती है। सामने का द्वार खुलता है और मल्लिका गीले वस्त्रों में कांपती सिमटती अंदर आती है। अंबिका आंखें झुकाए व्यस्त रहती है। मल्लिका क्षण भर ठिठकती है, फिर अंबिका के पास आती है। मल्लिका, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा मां, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो, देखो ना मां कैसी भीग गई हूं। अंबिका उस पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर फिर व्यस्त हो जाती है। मल्लिका घुटनों के बल बैठकर
उसके कंधे पर सिर रख देती है और बोलती है, गई थी दक्षिण से उड़कर आती वकुल पंक्तियों को देखूंगी, और देखो सब वस्त्र भिगो आई। उसके केशों को चूम कर रखी हुई ठंडक से सिहर उठती है। सूखे वस्त्र कहां है मां? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगा, तुम बोलती क्यों नहीं? अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। अंबिका बोलती है, सूखे वस्त्र अंदर तल्प पर है। तो ये एक सीन है जिसको हमने लिया है, जिसके बारे में प्राय सभी हिंदी पट्टी और भारतीय रंगमंच के लोग तो जानते ही हैं, आषाढ़ का एक दिन के बारे में। अब उपरोक्त सीन को लेकर के दो प्रश्न हैं। एक, जिस तरह से इसे नाटककार ने सोचा है उसे प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करेंगे? दूसरा, नाटककार के दृश्यों को, उसके निचोड़ को स्टाइलाइज्ड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये दो प्रश्न हैं हमारे पास। अब यदि नाटककार ने जो लिखा है और हमें नहीं पता है कि नेचुरलिज्म क्या होता है, हम उससे परिचित भी नहीं, फिर भी हम क्या सोच सकते हैं, कुछ ऐसे क्या सोचा जा सकता है, कुछ ऐसे सोचेंगे हम कि अंबिका और मल्लिका दो चरित्र हमारे पास है, तो दोनों के लिए एक एक अभिनेत्री को हम लोग कास्ट कर लेंगे, एक एक अभिनेत्री को उसकी भूमिका दे देंगे। उसके बाद इन दोनों का जो कॉस्ट्यूम होगा, जो वस्त्र होगा, उसके लिए हम सोचेंगे कि वो कालिदास का जो काल है, जो मल्लिका अंबिका का जो काल है, जिस काल की ये बात कर रहे हैं, उस समय कैसा वस्त्र होता होगा। तो उस तरह से कल्पना करके, उस समय तो भारत में सिले हुए वस्त्र नहीं होते थे, धोती और इसी तरह की चीजें पहनी जाती थी, तो उस तरह की कल्पना करते हुए, फिर रिसर्च करते हुए उस तरह के वस्त्रों को भी हम बना लेंगे। मंच पर सेट भी उसी काल के बनेंगे, और जैसा नाटककार ने लिखा है वैसे ही लकड़ी की दीवार और नीचे चिकनी मिट्टी से लेप किया हुआ, और उसके ऊपर जगह जगह स्वस्तिक बना हुआ, और हल्दी और गेरू से कमल और शंख बने हुए, ये सब हम बनाएंगे। मंच सामग्री भी वैसे ही नाटककार ने जैसे कहा कि एक बड़ा वो चूल्हा होगा, चूल्हा दूसरी तरफ कुंभ रखे होंगे, कुंभ के ऊपर बजाबता वो नए कुंभ नहीं होने चाहिए, वो उस पर कालिक और काई जमी हुई होनी चाहिए। तो उसके लिए हम पेंटिंग करके डिटेल के साथ या हूबहू वैसे ही किसी कुंभ को ढूंढ करके लाएंगे, फिर तल इस तरह से हम डिटेलिंग के साथ उसका सीन बनाएंगे, आदि का प्रयोग करेंगे। अब मेघ गर्जन और वर्षा है तो इसके लिए ध्वनि रिकॉर्ड करेंगे या रिकॉर्डेड कहीं से ऊपर करेंगे, और इसको हम बजाएंगे बीच बीच में, ये सब कुछ करेंगे। ये सब होने के बाद अब चरित्र को विकसित करने का काम आरंभ होगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट का। वो अभिनेता अपने हिस्से के बारे में, अपने चरित्र के हिस्से के बारे में सवाल जवाब करेगा, वो जानना चाहेगा कि उसका मोटिवेशन क्या है, इस सीन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सीन का उद्देश्य क्या है, और इस तरह से वो इस दृश्य के शुरू होने से पहले कहाँ था, इस दृश्य के बाद कहाँ जाएगा, इस तरह की आदि 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 चीजों को हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे तो ये यथार्थवादी, ये नेचुरलिज्म के तरीके से ये प्रस्तुत किया गया, तो ऐसे होगा। अब मेयर होल्ट कहते हैं कि स्टाइलाइज्ड तरीके से सोचने के लिए तीन महत्वपूर्ण बात पर ध्यान रखना होगा। ये समझ लीजिए, फिर स्टाइलाइज्ड के बारे में सोचना है आपको। अभी वो तीन महत्वपूर्ण बात क्या है ये जानना है। पहला, दृश्य के सार तत्व के लिए, सार तत्व मतलब एसेंस जो उसका है, किसी सीन को कहने, जो बात कहना है जिसके लिए वो पूरा सीन गढ़ा गया, उसका जो एसेंस है, जो सार तत्व है, इसके लिए सबसे पहले उसे साधारणीकृत किया जाए।
मतलब कम से कम ब्यौरे किए जाए। अगर पिछले ही नाटक को आप देखें, पिछले जो हमने अभी उदाहरण के तौर पर लिया, अगर इसको एक बार फिर से देखें, सारे कोष्ठक को पढ़ना हम छोड़ देते हैं और सीधा पढ़ते हैं मल्लिका का संवाद। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई और मैं भी तो, देखो ना माँ कैसी भीग गई हूं। गई थी दक्षिण से उड़कर आती बकुल पंक्तियों को देखने। देखूंगी और देखो सब वस्त्र भिगो आई, सूखे वस्त्र कहां है मां, उस पर इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी, तुम बोलती क्यों नहीं अंबिका, सूखे वस्त्र अंदर तल पर हैं। ये तो हमने क्या किया कि उसका जो ब्यौरा था उसको कम कर दिया, उसको साधारणीकृत कर दिया, इसके ब्यौरे को कम कर दिया जाए उसके एसेंस तत्व के लिए, उस चीज को लेने के लिए। दूसरा पॉइंट जो वो कहते हैं, मेयरहोल्ड कहते हैं कि अभिव्यक्ति की सीमा को बढ़ा दिया जाए। मतलब कि पहले जो सिर्फ हाव भाव और चेहरे पर जो बल दिया जा रहा था और कैसे बोलेंगे इस पर जो बल दिया जा रहा था, ये इसी तक सीमित ना होकर इसे संपूर्ण दैहिक रूप में आने दिया जाए। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं मेयरहोल्ड, कहते हैं कि लय को खास तौर पर ध्यान दिया जाए। रिदम इज इंपॉर्टेंट थिंग, रिदम को खास तौर पर स्टाइलाइजेशन के लिए ध्यान दिया जाए। तो रिदम को लेकर के जो मेयरहोल्ड की अपनी अवधारणा है उसको समझना, उस पर थोड़ी सी चर्चा जरूरी है। मेयरहोल्ड दरअसल चेखव के नाटकों में काम करते हुए म्यूजिकलिटी जो है, जो संगीतात्मकता है, इसको समझ पाए। वो भाषा की एक लयात्मकता, भाषा में एक लय होती है, उसको भाषा में लयात्मकता की बात करते हैं, वो भाषा में लय को ढूंढने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सीन के डिजाइन में लयात्मकता होनी चाहिए, उसमें लयात्मकता नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। सीन के डिजाइन में एक लयात्मकता लाइए, सीन के विकास के लिए, उसके प्रोग्रेशन के लिए, उसके प्रोग्रेशन में एक लयात्मकता होनी चाहिए, संगीतात्मकता होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। तो इस तरह से वो लयात्मकता, इस लयात्मकता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि डिजाइन में, सीन में, भाषा में, अभिव्यक्ति में, सीन के प्रोग्रेशन में, सब जगह वो लयात्मकता, म्यूजिकलिटी होनी चाहिए। तो इस तीन तत्वों को लेकर के बात करते हैं। कहते हैं कि इसको ध्यान में रखना होगा तब स्टाइलाइजेशन होगा। और फिर 7 ऐसी बिंदुओं की तरफ इशारा करते हैं जिसकी वजह से मेयरहोल्ड कहते हैं कि स्टाइलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्यों वो पसंद करते हैं स्टाइलाइजेशन को। इसके लिए वो 7 बिंदु की चर्चा करते हैं मेयरहोल्ड, जिस तरह से वो नेचुरलिज्म को नापसंद करने के 7 बिंदु का जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, उसी तरह से वो स्टाइलाइजेशन को पसंद करने के 7 बिंदुओं का भी जिक्र करते हैं। इसमें से पहला जो है वो है अभिनेता के ऊपर बल, एम्फेसिस, एक्टर के ऊपर होता है। स्टाइलाइज्ड थिएटर में होना चाहिए वो ऐसा मान, उनके लिए वो जो स्टाइलाइज्ड को परिभाषित करते हुए अपने हिसाब से जो देखते हैं, तो उसमें उनका मानना है कि अभिनेता के ऊपर बल होना चाहिए, बलाघात होना चाहिए, एम्फेसिस होना चाहिए, कम से कम मंच सामग्री का प्रयोग होना चाहिए, कम से कम हस्त सामग्री का और दृश्य सज्जा का प्रयोग होना चाहिए।
और ये सारे काम जो है वो अभिनेता के शरीर के द्वारा, अभिनेता के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये पहली बात, पहला पॉइंट है जिसकी वजह से वो स्टाइलाइजेशन को पसंद करते हैं, स्टाइलाइज्ड थिएटर को। दूसरा, दर्शक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश हो जाए। निश्चित तौर पर जब कम से कम मंच सामग्री का प्रयोग होगा तो निश्चित तौर पर दर्शक अपनी कल्पना शक्ति के प्रयोग के लिए विवश हो। जैसे यहां मैं बैठा हूं और मैंने हैया रे हैया हो हैया, तो दर्शक एक कल्पना करने के लिए विवश हो गया कि ये जो है एक नाव है और इस नाव को पानी के अंदर चलाया जा रहा है, तो ये इस तरह से उसे विवश कर दिया जाए, इस तरह का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा जो वो कहते हैं कि अभिनेता शारीरिक लय, शारीरिक लोच, सुनम्यता, सुघड़ता, उसकी जो स्वयं को बदल लेने की क्षमता है और वो जो अभिव्यक्ति कर सकता है इस बदलाव के साथ, इस पर अधिक निर्भर करता है स्टाइलाइजेशन में। अपने शरीर में जो वो एक बदलाव ले आता है, इस बदलाव के माध्यम से जो वो अभिव्यक्त करता है, इस पर ज्यादा निर्भर करता है बजाय सिर्फ चेहरे के हाव भाव के। तो इस वजह से वो स्टाइलाइजेशन को पसंद करते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है, नाटककार के शब्द आवश्यक होने पर, ध्यान रहे, आवश्यक होने पर निर्देशक द्वारा परिवर्तित हो सकते हैं, किए जा सकते हैं अगर जरूरत महसूस हो रहा है। से एसेंस को लेने में, उसके सार तत्व को लेने में, निचोड़ को लेके आने में, कि यहां पर कुछ शब्द बदल दिए जाए, नाटककार के शब्द से अलग कुछ शब्द रखने की जरूरत है, तो उस शब्द को बदला जा सकता है, अलग से शब्द निर्देशक ला सकता है। पांचवा, लय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त होगा। यह निर्देशक और दर्शक दोनों के भीतर, दोनों की तरफ से लय सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। छठा है, कार्य का रूप या स्वरूप बहुत ध्यान पूर्वक निर्मित हो। जो सीन हम खड़ा कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो उसका जो स्वरूप है, उसका जो फॉर्म है, उसका जो रूप है, उसको बहुत ध्यान पूर्वक निर्मित किया जाए। जैसे एक पेंटर किसी पिक्चर को बनाता है, बहुत ध्यान से। ये छठा था। और सातवां, स्टाइलाइज्ड थिएटर में किसी भी तरह के नाटक को मंचित किया जा सकता है, किसी भी तरह के नाटक को, शास्त्रीय से लेकर के यथार्थवादी तक, एरिस्टोफेनिस से लेकर के इब्सन तक, किसी भी तरह के नाटकों का मंचन किया जा सकता है, ग्रीक रंगमंच से लेकर के यथार्थवादी रंगमंच, कोई भी। तो ये 7 बिंदु हैं जिसको वो स्टाइलाइजेशन को परिभाषित करते हुए वो रखते हैं, जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं। इसके आधार पर वो स्टाइलाइज्ड थिएटर की कल्पना करते हैं। अब इसके आधार पर हम पुनः उस प्रयोग पर वापस जाकर के अगर देखें जो हमने आषाढ़ का एक दिन के तौर पर लिया था, तो अब हम स्वतंत्र हैं कि नाट्यालेख को नियंत्रित कर सकते हैं। पर यह ध्यान देना भी आवश्यक है कि नाट्यालेख को तो हम नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन दृश्य का एसेंस, सार तत्व, ये निश्चित तौर पर कम्युनिकेट हो, अभिव्यक्त हो, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। हम तकनीकी चीजों को, उसकी आवश्यकताओं को कम से कम कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम मंच के ऊपर हम वो लकड़ी की दीवार और वो गेरू से रंगे हुए चीजों को बनाएं और वो चूल्हा और वो छाछ और वो सारी चीजें रखें। इसकी जरूरत नहीं, हम इसे बिल्कुल कम से कम कर सकते हैं। हमें एक पेंटर की तरह सोचने की आवश्यकता होगी, उसी की तरह सचेत दृष्टि से देखना होगा उस फॉर्म को, उसमें जैसे वो सोच करके किसी दृश्य को बनाता है तो उसमें कौन सा फॉर्म होगा, उसकी लाइन कैसे चलेगी और
उसका किस तरह का कलर का उपयोग करना है, इसी तरह से हमें बहुत सचेत दृष्टि से उस दृश्य को रचते हुए पेंटर की तरह सोचने की जरूरत होगी। और मूल रूप से हमें शारीरिक अभिव्यक्तिकरण को अपने प्रदर्शन में ध्यान देना होगा। हम पूरे शरीर से कैसे चीजों को अभिव्यक्त करते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। और हमेशा रिदम पर ध्यान देना होगा। संवाद का रिदम क्या होगा, अभिनेता के मूवमेंट का रिदम क्या होगा, उसकी जो गति है उसका रिदम क्या है, उसका जो अभिनेता समूह मिलकर के एक दृश्य की रचना कर रहा है, एक उस दृश्य का आकार प्रकार जो वो रच रहा है, उसका रिदम क्या होगा। इन सारे रिदम को ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो इस प्रकार आज हमने मेयर होल्ट के रचना के शुरुआती दौरों की चीज को समझने की कोशिश की, और इसके दरमियान हमने उनका जो यथार्थवाद से जो मोहभंग है, सबसे पहले तो हमने मेयर होल्ट की जो लेखन की शैली है उसको समझने की कोशिश की, फिर वो यथार्थवाद से जो उनका मोहभंग का क्या कारण है ये समझने की कोशिश की, और फिर इसी तरह से हमने स्टाइलाइज्ड थिएटर जो वो परिकल्पना करते हैं, तो उस स्टाइलाइज्ड थिएटर का क्या स्वरूप हो सकता है इसको समझने की कोशिश की। ये सब बिना समझे जाने शायद उनकी जो अवधारणा बायोमैकेनिक्स है और कंस्ट्रक्टिविज्म में जो उन्होंने काम किया, इसे समझ पाना मुश्किल होगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। शेष क्रमशः अगली कक्षाओं में जारी रहेगी। धन्यवाद।